प्रो स्पेशल के साथ में हूं नवीद खोखर और प्रोग्राम में आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान और कतर की सालसी के अंदर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तकनीकी टीम्स हैं वो आज से मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू करेंगी। पाकिस्तान कल वहाँ पर मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद है, CDF वहाँ पर मौजूद थे और जो डिफेंस वहाँ पर मौजूद थे और ईरान का जो डेलीगेशन है वो मौजूद था। और आज ये डेलीगेशन वापस आ रहा है और ये तमाम तरह डेलीगेशन वापस आएंगे। वहाँ 60 रोज़ा मुज़ाकरात हैं, उनके ऊपर इत्तफाक़ किया गया है। कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर बातचीत की जाएगी और क्या अहम नुकात होंगे जिनके ऊपर बात की जाएगी। ईरान किन चीज़ों पे बाजिद है और अमेरिका कौन सी चीज़ के ऊपर बात करना पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज हम भी इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और मेरे साथ यहाँ हसन बेग साहब मौजूद होंगे, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। थैंक यू सो मच जी। और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सजाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और दोनों आलमी अमूर के माहिर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। थैंक यू जी। सबसे पहले सर हसन बेग साहब से शुरू करते हैं। बेग साहब, मुज़ाकरात सर बिलाखिर पाकिस्तान ने जो एक शुरुआत की थी, बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे ममालिक मौजूद थे शुरुआत में, 3-4 ममालिक मौजूद थे जब पाकिस्तान ने ये सारा मामला शुरू किया था। बट एट दी एंड पाकिस्तान अकेला खड़ा हमें दिखाई दिया, सारे ममालिक पीछे हट गए, सारों ने शायद हैंड्स अप कर दिए थे पर पाकिस्तान ने नहीं किए। और आज वो जो चीज़ शुरू हुई थी वो बिलाखिर अपने अख्ताम तक पहुँची और अब एक चीज़ें स्मूथली आगे चल रही हैं। अब वो 60 रोज़ा जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सबसे पहले ज़रा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, आपके जहन में, आपके राय में क्या चला, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच नवीद। बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया है और बड़े किरदार के तौर पे सामने आया है। और आपको मालूम है कि एक सुपर पावर जो है वो अगर कहीं पे किसी के साथ जंग कर रही हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान जो है एज ए सॉलिस के तौर पे आए। एक तो सबसे बड़ी खुश आइंद बात ये है कि हम डेफिनेटली, हमारा एक बड़ा किरदार है। ये किरदार डिप्लोमेटिक जो कामयाबियाँ हैं ये मेरा ख्याल है 1970s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उस वक्त शायद हमें कहीं नसीब हो रही थी। दरमियान में भी गो के बहुत दफ़ा उतार चढ़ाव भी बड़े आए अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम सालिस के तौर पे आगे आए, ये बहुत बड़ा किरदार है। और दूसरा जो ओवरव्यू की आपने बात की है वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार शुरू से ही ईरान के साथ एंगेजमेंट करना, ईरान पे हमला हुआ है, अमेरिका से कोई बात बनवाना कि जी वो उनका डेलीगेशन आपको पता है कि इस्लामाबाद आया और यानी 1979 के बाद पहली दफ़ा वो कहीं पे आमने सामने ईरानी और अमेरिकन बैठे। JD वैंस साहब बैठे और स्टीव विटकॉफ बैठा, जेड कृष्णर बैठा और इधर से कालीबाग साहब थे और इराकची साहब थे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव जब आए तो ऐसा लग रहा था कि दरमियान में कोई डामाडोल हो गई हैं चीज़ें। जहाँ तक इस बात की आपने मेंशन किया है कि पाकिस्तान अकेला था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अकेला कभी भी नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से शुरू से एफर्ट सारी पाकिस्तान की थी, लेकिन उसने डेफिनेटली चाइना की भी सपोर्ट हासिल की। और आपको मालूम है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए और चाइना से मुसलसल कंसल्टेशन हो रही थी और चाइना की बैकडोर जो एक डिप्लोमेसी है या सपोर्ट है वो हमें हासिल थी। और आपको मालूम है कि ईरानी ये कह रहे थे कि अगर चाइना जो है हमें गारंटी दे तो फिर जाके हम कोई बात कर सकते हैं। वो गारंटी इनडायरेक्टली मौजूद थी। और उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो सऊदी अरब आपके साथ खड़ा था। बहुत दफ़ा आपको मालूम है कि ईरान ने जब उस पर हमले हो रहे थे तो उनकी जो बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पे भी मिसाइल दाग रहे थे। और सऊदी अरब कई दफ़ा ये फील हुआ कि शायद इस जंग में ना आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को एक हौसला दिया और उनको समझाया कि ये आपस में हमारी लड़ाई जो है, ये तो दुश्मन ऑलरेडी चाह रहा है कि हम लड़ाई करें, मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ पड़ें। ये तो इजराइल की ख्वाहिश है, ये तो यहूदी साजिश है। उसके तहत बहरहाल सऊदी अरब फिर आगे नहीं आया और नतीजा ये निकला कि आज जो है वो सारे भाई भाई हो गए हैं। यानी कतर जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार था, दरमियान में टर्की और मिस्र भी शामिल थे और कहीं पे भी अबंडन नहीं हुआ, ये प्रोसेस नहीं अबंडन हुआ। अभी भी देखें वो जो 60 दिन की एक इस्लामाबाद MOU के नाम से एक मुआहदा हो गया है,
ये एक ऐसी कामयाबी है जिस पे जितना भी फख्र किया जाए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, और कतर उसमें डायरेक्ट शामिल है। और आपको मालूम है कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो उसी इस्लामाबाद MOU के नतीजे में हो रहे हैं, और कतर आपके साथ एज ए होस्ट के तौर पे वहाँ पे खड़ा है। यानी मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं वो पाकिस्तान और कतर इकट्ठे अंजाम दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे वज़ीर आज़म साहब हूँ, हमारे फील्ड मार्शल साहब हूँ, उनका जो आपने कल परसों इस्तकबाल देखा, जिस तरीके से अमेरिकन और ईरानी सब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान को अहमियत मिलनी चाहिए थी वो मिली, हमने देखा। ये जो बॉडी लैंग्वेज थी बुनियादी तौर पे ये बहुत कुछ कह रही थी कि पाकिस्तान कितने बड़े किरदार में आया है। और ये बॉडी लैंग्वेज आप तो बल्कि ज्यादा अच्छा जानते हैं सारी चीजों को, सफारत कार्य में ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर कर रही होती है। और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कामयाबी है, पूरी दुनिया की कामयाबी है, हम उन पे भी बात करेंगे, वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद नहीं दी, और उन्होंने ज़रूर कहा कि अच्छा हो गया सारा मामला, बट उन्होंने पाकिस्तान की जो अहमियत है मेरा ख्याल है उसके ऊपर उन्होंने बात भी नहीं की। लेकिन सर अभी बढ़ेंगे ज़रा इस मामले के ऊपर कि कल जब JD Vance साहब ने कहा आई लव पाकिस्तान, हम देख रहे हैं कि वो जो ब्रिटिश एक मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे दिलों में बसा हुआ है। सर दुनिया ने पाकिस्तान को एक और रूप में देखा है। दुनिया ने पहले आपको देखा था कि जब आप किसी की फैंटी लगाते हैं और जब आपने किसी ने आपसे बातचीत करने के बजाय वो हमला किया तो आपने उसको अच्छे से याद करवा दिया। अब दुनिया ने देखा कि आप सफारतकारी भी बहुत कमाल की करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के का लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा यूज़ किया नवीद भाई। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, थैंक यू नवीद साहब अपने शो में लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके हमें ये मौका दिया कि हम अपना लोहा मनवाएं, और हमने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ये देखें पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक नया चेहरा है। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने है। अब बहस ये शुरू हो गई है कि इट्स नॉट द प्लेन, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। जो पाकिस्तान का मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है वो दुनिया के सामने आया। दूसरी बात ये करता चलूंगा, देखें एक बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा होगी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया ईरान का डेलीगेशन जो वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में है वो ऑफेंड होके वॉकआउट कर गए। लेकिन पाकिस्तान और कतर को मुबारकबाद, वंस अगेन सल्यूट कि इन्होंने उन्हें आमादा किया कि आप यहाँ पे बैठकर बात करें, क्योंकि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपना वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्रों में थे। जब उन्होंने कहा कि ईरान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ये बंद करते हैं इनकी नेशन को, ये वो आपको पता है वो सिस्टम चलता है। अच्छा, अब सिर्फ वही नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहाल होगी। आप ये देखें उस दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रिया नहीं अदा किया, करना चाहिए दुनिया को। सो फार अभी तक 2.2 ट्रिलियन इकोनॉमी का US डॉलर का नुकसान हो चुका है अभी सो फार। दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे जो गैस के और ऑयल के थे, उसके बाद यूरोप की चीखें निकल गई थी, अमेरिका की चीखें निकल गई थी। इसी वजह से लीनियंसी नजर आ रही होगी आपको निगोशिएशंस के अंदर। तीसरी चीज, फर्टिलाइजर्स मूव नहीं हो रहे थे, शिपिंग लेन्स बंद थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत का सामना भी हो सकता था। मैं गिनता जाऊंगा, देयर इज द लॉन्ग लिस्ट दैट पाकिस्तान डिड अ ग्रेट फेवर टू दिस वर्ल्ड, टू दिस रीजन एज वेल। अब आती है बात इस चीज की कि अब वहां पे जो मुज़ाकरात हुए, नेक्स्ट 60 डेज का जो लाहे अमल तैयार किया गया है, उसमें मैं समझता हूँ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन US शोल्डर्स। ईरान ने हमेशा कोशिश की है, US के शोल्डर के ऊपर क्या है? आज भी लेबनान में हमले हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, आज भी वहाँ पे जो घर हैं मसमार किए जा रहे हैं। नेतन्याहू को जब तक लगाम नहीं डाली जाएगी, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बाकायदा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में कहा हुआ कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए, मैं ये समझता हूँ अमेरिका और ईरान के दरमियान स्पॉइलर का रोल इजराइल प्ले करता रहेगा। अभी दूसरी चीज़ जो है, ईरान ने शिपिंग लाइन ओपन कर दी है, पाकिस्तान का वफद वहाँ पे है, फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, कुछ उनका वफद के साथ एक्सटेंडेड भी हैं। साइड पे जो मीटिंग्स हुई, आपने बिल्कुल कहा, JD Vance जो नायब सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। और आई लव पाकिस्तान, ये वो चीज़ है कि कितना, अगर देखें आप कहते हैं सफारतकारी की जुबान, आपको ये नजर आता होगा वो कितने खुश हैं कि पाकिस्तान के इस किरदार की वजह से आज वो वहां पे खड़े हैं, और इट इज़ अ फ्रूटफुल नेगोशिएशंस, ये फ्रूटफुल हो गए। अब मैं ये कहता हूँ नेगोशिएशंस ऐसे ही होते हैं, जंगें ऐसे ही ख़त्म होती हैं, पाकिस्तान का रोल इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही प्रोडक्टिव रहेगा। अब ये है
जो कमिटमेंट हो गई है उसे अमेरिका बखूबी निभाए, ईरान बखूबी निभाए, और पाकिस्तान तो हमेशा यही चाहता है कि खित्ते में भी अमन हो, ग्लोब में भी अमन हो। इसमें चाइना, रशिया, बड़ी ताकतें, यूएस, इनका किरदार भी है। मेरे सामने अभी बैठे बेग साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से जिक्र किया इन बड़ी ताकतों का भी। यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है ना, मैं समझता हूँ वो मिसिंग है सजाद साहब। वो मिसिंग इस तरह से है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं कर सका। लोगों की एक्सपेक्टेशन है। एंटोनियो गुतरस ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान के रोल के ऊपर उन्होंने सराहा। लेकिन पूरी दुनिया को एक्सपेक्टेशन यह है कि यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है, दुनिया में कहीं जंग हो, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, 20 लाख फलस्तीनी निहत्ते वहां पे फिर रहे हैं, खुराक नहीं है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की क्या हिम्मत अमली है? वो कंपेल करे नेशंस को। वही दुनिया का सबसे बड़ा सफारतकारी का प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कुछ चीजें अभी भी अधूरी हैं जो करनी बाकी हैं। ईरान और अमेरिका जिस चीज पे चल पड़े हैं, इंशाल्लाह विद दी सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कतर, टर्किया ने भी उसमें रोल प्ले किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह अमन आगे आएगा, और अमन का मतलब है खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। सजाद अजहर साहब, आपकी तरफ आऊँगा सर। ये जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि अमन आएगा और अमन से खुशहाली आएगी, ये खुशहाली पाकिस्तान के लिए कितनी फेवरेबल होगी, स्पेशली जब आप ईरान के साथ जुड़े हुए हों, ईरान के साथ आपकी बॉर्डर जुड़े हुए हों, आपके लोग आना जाना इधर से उधर, उधर से इधर करते हों, आपके बिजनेसेस खुल सकते हैं, आपकी वो गैस पाइपलाइन के ऊपर जो बातें चल रही है, और होपफुली वो तो भी काम मेरे ख्याल में शुरू भी हो चुका है उन चीज़ों के ऊपर। तो ये अमन खुशहाली पाकिस्तान के लिए कितनी किस तरह से आ सकेगी और कितना हासिल कर पाएंगे, हम इसके रिजल्ट कितने से हासिल कर पाएंगे? देखें, ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है कि पाकिस्तान की हाँ जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो माशी तरक्की का जो एक बड़ा कठिन जो है वो हमें सफ़र इसलिए भी दरपेश है कि हमारे जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं, हम उनके साथ जो ट्रेड है हमारी वो नहीं हो पा रही। हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे तो ज़ाहिर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, वो गुज़िश्ता कई सालों से मुअत्तल है ट्रेड। लेकिन जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे ईरान एक बड़ा मुल्क है जिसके पास तवानाई के बड़े ज़खायर हैं। तवानाई की हमारी ज़रूरियात के हवाले से भी ईरान बहुत अहम है, और हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है वो जो है अगर ईरान की पाबंदियां हट जाएं तो वो लीगल चैनल खुलने से वो कई गुना बढ़ सकती है। जो इस वक्त $2 बिलियन के करीब है, वो $10 बिलियन तक जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है अगर ईरान पे पाबंदियां हट जाती हैं। हमें गैस पाइपलाइन से सस्ती गैस मिल सकती है, और पेट्रोलियम जो है वो हमें सस्ता मिल सकता है। ईरान के अंदर जो है वो हमारी जो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि जब जो कमोडिटीज़ हैं, प्याज, आलू और इस तरह की चीज़ें, सब्जियां, कि जब अमूमन जो इनके रेट गिर जाते हैं और हमारा किसान जो है वो बहुत उसके हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो फिर हम इर्द गिर्द के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहारा है। फिर बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ महंगी खरीदते हैं बाकी मुल्कों से, जिन पे बहुत ज़्यादा फ्रेट पड़ता है, तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ती हो सकती है। तो इकॉनमी के हवाले से तो ये बहुत ही गेम चेंजर है। अगर ईरान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आती है, वहाँ को सस्टेनेबल पीस के रास्ता जो है वो हमवार होता है, ईरान के ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं उनका खात्मा होता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाइंद है, और इसके असरात हुकूमत को छोड़ के एक आम बंदे तक जो है वो पड़ेंगे और बहुत मुस्बत चेंज आएगी। बिल्कुल ठीक है बेग साहब। ये मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि जो राची साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पाबंदियाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर से पाबंदियाँ हटा ली गई, स्पेशली वो पेट्रोकेमिकल की बात कर रहे थे, और साथ में उन्होंने लिखा कि हमारे कुछ फ़ंड्स भी रिलीज़ कर दिए गए हैं, और अब नए हम्स की जो बकेट थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, उसका जो मुहासरा था वो भी सारा ख़त्म कर दिया गया है। अब शायद शिपिंग भी ईज़िली इधर से उधर होना शुरू हो जाएगी। सर, ये एक तरफ से चीज़ें अब सेटल डाउन होना शुरू हो चुकी हैं, कितना टाइम लगेगा? ये जो 60 दिन की तो बात की जा रही है कि 60 दिनों के अंदर हमने करना है, आज लोग वहाँ पे बैठ गए हुए हैं, कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों पर बातचीत करना? क्योंकि वैसे 2-4 दिन की तो बात नहीं है, 2-4 महीनों की बात नहीं है, ये तो 47-50 साल का किस्सा है।
एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया है। बुनियादी तौर पे देखें कि ये एक लंबी कहानी है। 1979 से जब ईरान का इनकलाब आया था, और आपको याद होगा कि वहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो होस्टेजेस हो गए थे और उनको होस्टेज बना लिया गया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट कार्टर के दौर में बड़ी कोशिश की गई कि उनको किस तरीके से हमें छुड़वाना है। ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो वहाँ से स्टार्ट हुई और आखिर पे ख़त्म किस पे हुई कि जब उनके सुप्रीम लीडर को भी यानी शहीद कर दिया गया। तो ये एक लंबा किस्सा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 60 दिन की बात जो है ना, बड़ी छोटी सी बात लगती है कि 60 दिन में क्या मसला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत बात ये है कि अभी पिछले 3 महीनों में जितना एक फ़ासला पाकिस्तान, कतर और बाकी जो चाइना और टर्की, सऊदी अरब, मिस्र की मदद से एक फ़ासला तय किया गया है, जिसके नतीजे में एक इस्लामाबाद MOU हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ासला शायद इतना दूर ना हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ फ़ंड्स भी रिलीज़ कर दिए गए हैं, मेरा ख़्याल है ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पे दुबई ने रिपोर्टेडली कोई $3 बिलियन जो है ना वो रिलीज़ कर दिए थे, और कहा यह जा रहा था कि ये बेसिकली अमेरिकन्स ने ही रिलीज़ किए हैं, और वो जो दुबई के बैंकों के थ्रू आए हैं तो ये शायद उनके अपने फंड्स से जो ईरानियों को अभी मिलना शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये 60 दिन ज़रूरी नहीं है, ये 60 दिन से ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है, लेकिन ये है कि ये 20 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, 30 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, और 45 डेज़ में भी ख़त्म हो सकते हैं। मुझे अपनी हद तक, मेरा अगर एनालिसिस पूछते हैं तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये मज़ाकरात विद इन 60 डेज़ कंप्लीट होंगे और विद इन 60 डेज़ किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। और उसमें ज़ाहिर है एक प्रेसिडेंट ट्रंप का आपको मालूम है कि ही इज़ ए डिफरेंट मैन। वो हमेशा एक ऐसी बात कर देते हैं जिसके बाद एक नई चीज़ पैदा हो जाती है। अभी देखें, सिर्फ मेरे भाई ने कहा कि वो हमेशा कोई ना कोई अपनी यानी अपर हैंड करने की कोशिश करता है। अभी जो उनका ट्वीट आया उस पर ईरानी डेलीगेशन ने वहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि जब एक चीज़ तय हो गई है तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहा है। लेकिन वो काली बाग की जो बात है स्पीकर की, वो बड़ी अच्छी थी। उसने कहा कि ये हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, ये हमें पता है, ये इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन मज़ाकरात भी साथ चलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स, JD वैंस को देखें या उस साइड को देखें, अब एक दूसरे को समझ गए कि ये चलती रहेंगी, असल में हो क्या रहा है। तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है ये मज़ाकरात जो है ना, ये दोनों साइड से चलते रहेंगे। अब ये मुख्तलिफ सेशंस होंगे, ये एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस पर कोई 8-10 सेशन, 15 सेशंस होंगे, और उसके नतीजे में एक डेफिनेटली एक हिस्टोरिक अकॉर्ड होगा। और हिस्टोरिक अकॉर्ड में विन विन सिचुएशन इस वजह से पैदा होती है कि ऑन द वन साइड अमेरिका जिस प्रॉब्लम का शिकार है, यानी जंग जो है ज़ाहिर है उसको वारे नहीं खाती, उसके रिसोर्सेज देखे यहाँ पे कहा यह जा रहा है, कोई कहते हैं कि जी कोई 50 बिलियन का खर्चा हो गया, कोई कहते हैं 200 बिलियन का हो गया। बहरहाल नुकसान तो बहुत हो गया है, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनपॉपुलर भी बहुत हो गया है। और उसके नतीजे में जो नवंबर में अभी मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए हैं कि आज वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ट्रंप डांट देते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि दरमियान में कहीं स्पाइलर का किरदार इजराइल तो शायद अदा करता रहे, लेकिन फिर भी ये टॉक्स जारी रहेंगी, और ये टॉक्स विद इन 60 डेज कंप्लीट होंगी, और उसके नतीजे में एक हिस्टोरिक अकॉर्ड होगा। और ईरान के लिए फतह इसलिए है कि उसके अगर फंड्स रिलीज हो जाते हैं, उसकी तिजारत रिलीज दोबारा प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाती है, और उसका सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। और पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन इसलिए है कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है, उसके नतीजे में मिडिल ईस्ट आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो अमेरिकन कवर था उस पर बहुत सस्पिशियस है। वो समझते हैं कि अमेरिका शायद उनके लिए बहुत बड़ा वो जो डिफेंस कवर दे के बैठा हुआ था वो कोई
रिलायबल पार्टनर नहीं है इस दौर में। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जैसे सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे कतर और टर्की के साथ भी हो जाए, शायद प्रोबेबली कुछ और भी कंट्रीज आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये मिडिल ईस्ट में हमारी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी के थ्रू हम आगे चलेंगे, तो हमारा जो बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की मईशत है। और मैं समझता हूँ कि वो मईशत जो है उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम दरपेश है जो होम ग्राउंड पे है, वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी पे एक दफ़ा हमें थोड़ा काबू पाना होगा, जैसे हम ऑलरेडी कोशिश करते रहते हैं और कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से भी आप एक्सपेक्ट करें और दुनिया से भी एक्सपेक्ट करें कि अगर यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर सारी दुनिया आपको कह रही है कि आप एक पसंदीदा मुल्क के तौर पे हैं, पसंदीदा आपकी शख्सियात हैं, आपके जो लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और दे आर द फेवरेट पीपल। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में डेफिनेटली वो जो मुआशी हमारा कंसर्न होता है वो भी जाके कहीं पे पूरा होने वाला है और यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे भी बेहतर होगा और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद करनी चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ्यूचर जनरेशन है, जो जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, इंशाअल्लाह इस सारे किरदार के नतीजे में जहाँ पे मिडिल ईस्ट जो है सिर्फ जंग से नहीं बचा, ये पूरी दुनिया जंग से बच गई है और दुनिया की मईशत बच गई है। इसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी डेफिनेटली इफेक्टेड थी और वो भी बेहतर होगी और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में एक बेहतरी की तरफ हम चले गए इंशाल्लाह। और ये डॉक्टर रिजवान साहब आपकी तरफ आऊँगा और ये बेग साहब ने जो बात की यकीनी तौर पर होना आइंदा आने वाले 6 महीनों में, साल में हमें इसके रिजल्ट्स, इसके आउटकम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ बात कर लेते हैं उस कमेटी के हवाले से। एक आला सतही कमेटी बनाई गई है कि जो उन सारे मुज़ाकरात को ओवरलुक करेगी और इसके अंदर ईरान के लोग मौजूद होंगे, पाकिस्तान के मौजूद होंगे, कतरी लोग होंगे और साथ साथ में अमेरिकन मौजूद होंगे। एक वो कमेटी होगी, उसके नीचे एक राब्ता लाइन भी कायम की गई है कि जो जहाज़ों की आमदोरफ्त देखेगी और ये जो अब नए हर्म से गुजर रहे हैं तजारती जहाज़ें उनके देखेगी। एटमी पाबंदियों से मुतल्लिक कुछ वर्किंग ग्रुप्स हैं वो अलग से काम करेंगे। अच्छा, साथ साथ में अगर आप बात करें तो एक डिकन्फ्लेक्शन कमेटी है जो वो कायम की गई है लेबनान जंग को लेके और उसके अंदर वो जो 40 ममालिक हैं वो भी उसके मेंबर्स होंगे। तो अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर बहुत सारी कमेटीज़ काम कर रही होंगी अब इन मुज़ाकरात को लेके। एक आला सतही कमेटी सारी चीज़ों को ओवरहेड करेगी और बाकी उनके अंडर मल्टीपल चीज़ें चल रही होंगी, एक ही वक्त में चल रही होंगी और ये इस हफ्ते में मुसलसल मुज़ाकरात शुरू होंगे। आज मंडे है और मंडे टू आगे जितने दिन में ये चलता है मुसलसल कहा जा रहा है मुज़ाकरात, ये अगर 5, 6, 7 दिन भी जारी रहते। सर जानना चाहूँगा कि ये कितने तेज़ी के साथ होते हुए मुज़ाकरात आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे मुहाज़ों के ऊपर एक ही वक्त में बात की जा रही होगी, कितने जल्दी ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो कहा जा रहा था कि कोई गारंटर होना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट में जो गारंटी दे। ईरान भी इस चीज़ की डिमांड कर रहा था और अमेरिका कह रहा था कि अमेरिका से बड़ा गारंटर कोई भी नहीं है। तो ये जो कमेटियां बनाई गई हैं, उस कमेटी में कतर भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, दीगर ममालिक भी हैं, वो एक किस्म की गारंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। गारंटर इन अ वे इसे कहते हैं एज अ वॉच डॉग। उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उस चीज़ को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है। दूसरी बात यह है कि अभी बेग साहब ने भी कहा, मैं नहीं समझता कि कोई टाइमलाइन दी जा सकती है इस प्रोसेस को। एक चीज़ बड़ी अच्छी खुशाइंद है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने के बाद जो जहाज़ों की बहाली हुई है, ईरान के जो शिप्स हैं वो भी ऑयल लेकर के ट्रांजिट हुए वहाँ से। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब दुनिया की बहाली हो जाएगी तो दुनिया तो बड़ी खुश होएगी। देखें, उनको तो नई एक ज़िंदगी मिल गई, उनकी मईशत बहाल हो गई। ईरान के ऊपर अगर पाबंदियाँ जो इसमें 14 निकाती एक एजेंडा है उसके तहत उठाई जाएंगी फेज टू फेज, अगर वो ना भी उठाई जाएं इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ईरान सिर्फ अपना तेल ही बेच ले, तो मैं समझता हूँ ईरान की मैशत उस पर भी बहाल हो जाएगी। इतना पोटेंशियल है ईरान के अंदर। अभी आ जाती दूसरी जो कमेटी का जिक्र किया जो एटॉमिक वेपन के ऊपर है, उसमें IAEA का बड़ा एक कलीदी किरदार है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कल और पाकिस्तान और अमेरिका का वफद वहाँ पे स्विट्जरलैंड में था, तो वहाँ पे जो राफेल ग्रॉसी हैं IAEA के जो चीफ हैं, उन्होंने साइड लाइन पर मुलाकातें करके इस चीज़ का इजहार किया कि ईरान क्या चाह रहा है, क्या ईरान कंप्लाई करेगा। तो अभी
जो वहाँ पे पाकिस्तान और अमरीकी और ईरानी वफद है, वहाँ से यही चीज़ आई है कि ईरान कंप्लाई करेगा। ईरान अपनी जो यूरेनियम के ऊपर जैसे JCPOA में किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में किया था, ईरान बिल्कुल ताउन करेगा। तीसरी, लेबनान वॉर का जिक्र किया आपने। लेबनान वॉर के ऊपर मैं ये समझता हूँ इसराइल की हरकतें वो बिल्कुल अय्या हो गई हैं पूरी दुनिया को। वो यूरोप सारी जिंदगी जो कहता आया कि इनके साथ जुल्म हुआ है, ये उस तारीख को लेकर के चले हैं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम कौम है, वो इस चीज में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये एस्पेक्ट भी है कि वो उनका पर्दाफाश हो गया, वो कितने जालिम हैं दुनिया को पता चल गया। अब आप ये देखें कि डिस्पाइट US प्रेसिडेंट ट्रंप्स वार्निंग्स के, बीबी नेतन्याहू ने कहा गया कि ना अटैक करें, तो लेबनान से वो कहते हैं हम तो नहीं यहाँ से निकलेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि आयरलैंड और दीगर ममालिक ने कहा है कि इनके ऊपर मुआशी पाबंदियां लगा दी जाएं। मैंने तारीख में कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि इसराइल के ऊपर कोई मुआशी पाबंदियों का यूरोपियन कंट्री मुतालबा कर दे। अभी ये है कि अमेरिका जो $2 बिलियन की एनुअल इमदाद देता है इसराइल ने, जिसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई हुई है, उसके साथ मिलिट्री पैक्स हैं, अमेरिका को मैं ये समझता हूँ इस चीज को रिवाइज करना चाहिए। और अमेरिका ने जो अपना एक लाई बिठाया हुआ था कि पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना है, तो वो ये भी पता लग गया कि कंट्रोल आप इस तरह नहीं कर सकते। सारी बेसें तबाह करवा ली अमेरिका ने अपनी। इस चीज में पहुंचा कि जितनी प्यार मोहब्बत अमन खुलूस के जिंदगी में वो ताकत है। अभी अमन आया तो ये देखें निगोशिएशंस के थ्रू आया ना अमन। अगर जंग से आ सकता तो वो ले आते हैं, अमेरिकन भी और इजरायली भी ले आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अमेरिका को ये चीज भी वाज़ेह होगी कि वहां पे दोबारा शायद अब जो एक वहां का ऑर्डर है मिडल ईस्ट का पावर ऑर्डर, वो चेंज होगा। वो चेंज इस तरह से होगा कि इसराइल ज्यादा एक्सपोज होगा, इसराइल को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ना तो कोई अरब कंट्रीज उसको सपोर्ट करेंगे। यूएई ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं नहीं समझता यूएई आने वाले वक्त में उसको दोबारा से इतनी खुली इजाजत देगा कि यूएई की टेरिटरी इस्तेमाल हो। इन शॉर्ट ये है, आपके प्रोग्राम के थ्रू कहता चलूं, मैं ये समझता हूँ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं। इस जो एग्रीमेंट का चलना वो वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका के इफ अमेरिकन दे वांट दिस टू कंटिन्यू इन अ स्मूदर वे, देन दे हैव टू लीश इजराइल एट एवरी कॉस्ट कि आप इस चीज की वायलेशन नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो आपको पता है ईरान इज अ डिसीजन मेकर, ईरान फिर बैकआउट होगा। और मैं नहीं समझता अमेरिका पूरी दुनिया को दोबारा से वो मईशत को दचका, वो पॉलिटिकल एंटेगोनिज्म वो चाहेगा कि जितनी बदनामी वो आप देखें, सेनेटर्स जो कांग्रेस में पूछते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके जो कैबिनेट मेंबर उन्हें पूछते हैं कि आपने हमारे मुल्क को जलील करवा के रख दिया, यही अल्फाज हैं, यू गॉट अस ह्यूमिलिएटेड, ये अल्फाज हैं उनके। तो मैं समझता हूँ उनको इस चीज का सामना हो गया कि अब बजाय इसके कि मजीद इस चीज को एक्सटेंड किया जाए, इसे अमन को स्ट्रेच करें और ईरान के साथ डील करें, ईरान को एक मौका दें, ईरान शायद उसमें अमेरिका के साथ गुड टर्म्स पे आगे चले। तो मेरा ख्याल है दैट इज वेरी पॉजिटिव। एंड वंस अगेन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, कतर, टर्किया, उन कंट्रीज को वेरी प्रोएक्टिवली दे कंडक्टेड देयर डिप्लोमेसी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका रोल बड़ा एक वंडरफुल रोल है और मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में भी रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सजाद अजहर साहब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि इज़राइल है जो और लेबनान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के और इज़राइली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इज़राइल अगर इन सारी चीज़ों का हिस्सा नहीं होगा तो वो इनको तस्लीम कैसे करेगा, इनको हज़म कैसे करेगा? स्पेशली ये चीज़ें हो जाएंगी, मुज़ाकरात हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, वो फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा उनके दरमियान, तो उनको हैंडल करने का क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, ये इसमें तो कोई राय नहीं है कि ये जो तनाज़ा है जी, में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वजह तनाज़ा है, वो इसराइली ही है। और ये सारा जो तनाज़ा है ये फ़लस्तीन के मसले के इर्द-गिर्द घूमता है। अब जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने गज़ा बोर्ड का जो है वो एक तस्वर दिया है। गज़ा बोर्ड के तस्वर पे अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी कि ये जो पूरा रीजन है ये एक बड़ी वार के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया। उसमें जब ये शिफ्ट हुआ तो जब इसके अंदर खुद अमेरिका जो है इस जंग का हिस्सा बना, तो इसराइल के लिए ये जो है एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो अमेरिकी हार्डवेयर जो है, अमेरिकी असला है, अमेरिकी जो पावर है, फायर पावर है, उसके जरिए वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन जल्द ही अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि इसमें जो अमेरिकी मफादात हैं उस पर बराह रास्त जद पड़ी है इस जंग में,
शरीक होने से। आपने देखा कि जो क्लोजेस्ट अलाई है यूएस का, यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन भी वो बिल्कुल साइड लाइन पे हो गई और उसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया कि वो इस जंग के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। अमेरिका जो है वो इस जंग में आया तो उससे आलमी सतह पे सफारती तन्हाई का भी सामना करना पड़ा, और इस बात का एहसास जब मौजूदा अमरीकी इंतजामिया को हुआ तो उन्होंने एक गैर मुतवक्को तौर पे यू टर्न लिया है, और ये यू टर्न इतना गैर मुतवक्को था कि इसका जो है वो आज तक जो है वो समझ नहीं आ रही उस हवाले से कि ये यू टर्न क्यों है। क्या ये अमेरिका की फौजी शिकस्त है या अमेरिका किसी नए जो है वो एक प्लानिंग के साथ मैदान में आना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जेडी वेंस ने जिस तरह इसराइल को, नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया है, ये भी पहली दफा हुआ है कि अमेरिका की किसी इंतजामिया के इस सतह के आदमी ने इसराइल को इस जबान के अंदर जवाब दिया है। तो ये एक तरफ तो ये बताता है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये जो गल्फ वार है, इस पे एक बहुत बड़ा जो है वो इख्तिलाफ राय मौजूद है, और वो इख्तिलाफ राय जो है वो एक दोनों की डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ इशारा करता है। अब जो पीस प्रोसेस शुरू है और उसका जो 18 घंटे का पहला मरहला था वो अख्ताम पजीर हुआ है। इसमें अगरचे सदर ट्रंप की जो ट्वीट थी उसने एक माहौल को वक्ती तौर पे कशीदा ज़रूर किया, लेकिन जो पाकिस्तान, कतर ने जिस तरह रोल प्ले किया है, क्योंकि एक लम्हे पे आके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रोसेस ना सिर्फ रुकने वाला है बल्कि ये जंग दोबारा शुरू होने वाली है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे के बाद जो है वो खुद ईरानी ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुस्बत पेशरफ्त है, और उसमें दो बड़ी अहम जो है वो चीज़ें जो हैं वो ईरान ने गेन की हैं कि ये है कि वो जो उसकी तेल पे पाबंदियां हैं वो फौरी तौर पे हटा ली गई हैं, और दूसरी ये है कि उसके जो मुंजमद असासे हैं, फ्रोजन एसेट्स हैं, जो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के हैं, उनमें से सुना ये है कि 6 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो ये एक गुडविल जेस्चर जो है वो दिया गया है ईरानी क़यादत को। ईरानी क़यादत जो है वो वापस जा रही है ईरान, और ये एक कुछ लेके जा रही है, एक बड़ी तब्दीली है कि जिसमें ऑयल पे पाबंदियां, यानी अब ईरानी ऑयल शिप्स जो हैं ईरानी बंदरगाहों से आएंगी भी जाएंगी भी, उन पे कोई रोक रुकावट नहीं है। अब ये है कि इसको अगले मरहले में ये जो पाबंदियां हटाई गई हैं इसको यूएन की रेजोल्यूशन के कवरेज जो है उसके दी जानी है, और इस कवरेज का इन्हिसार अब ये है कि अगले मरहले में जब मुज़ाकरात टेक्निकल सतह पे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 60 दिनों में किसी हतमी नतीजे पे बढ़ेंगे, और इनमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो 60 दिनों का प्रोसेस है इसमें सिर्फ ये सस्टेनेबल पीस या ईरान जो अमेरिका जंग के हवाले से नहीं है, ये इसमें कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट का जो तनाज़ा है फ़लस्तीन का वो भी मौजूद है, और ये भी इस बात की भी गारंटी इन 60 दिनों में लाई जाएगी कि ये तनाज़ा भी पुरअमन तौर पे हल हो, ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े जो जंग है उसका पेशखैमा मिडल ईस्ट ना बने। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, ये जो ज़्यादातर सब आप बात कर रहे हैं, मैं ज़रा इस पे हसन बेग साहब से भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, क्योंकि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो तो एक अलग चीज़ है, पर इसके अंदर अगर मसला फ़लस्तीन के ऊपर बात होती है और वो सेटल डाउन कर लिया जाता है, ये यकीनी तौर पर बेग साहब ये जो ज़्यादा अजहर साहब बात कर रहे हैं, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा ये कितना चांसेस हैं इस बात के कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप मसला फ़लस्तीन को भी सेटल डाउन करें? नवीद खोखर साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें एक सेंस बनती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड ऑफ पीस बना था और उसमें बाकायदा फंडिंग जो है वो कोई प्रॉमिस हुई है, जिसमें सऊदी अरब ने $1 बिलियन देना था, कतर $2 बिलियन, और इस तरह इन्होंने एक बहुत बड़ा एक फ़ंड कैम किया था। चूँकि जंग शुरू हो गई ईरान के साथ, इसलिए फ़लस्तीन जो है वो बैकग्राउंड में चला गया। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इज़राइल जिस तरीके से
एग्रेसर के तौर पे है, और बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि वो अमेरिका की बात भी टाल देता है या उसको भी ठुकरा देता है, और उसके बावजूद अपनी चीज़ें जारी रखता है, गो के मजबूर होता है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करता है तो फिर नेतन्याहू को भी लाले पड़ जाते हैं, वो उसको जंग बंद करनी पड़ती है। लेकिन हकीकत बात ये है कि जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बेसिकली सबसे बड़ा यानी तनाज़ा है, वो तो फ़लस्तीन का तनाज़ा है। मेरा ख्याल है कि इब्राहिम अकॉर्ड की बात बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं कि उसमें पाकिस्तान भी आ जाए, सऊदी अरब भी आ जाए। ये तो उस वक्त आएंगे जब हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, सऊदी अरब का बहुत क्लियर है कि जी जब फ़लस्तीनी रियासत आप 2 स्टेट सलूशन नहीं देंगे, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड में आए और हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करें इजराइल के साथ। मेरा ख्याल है कि ये मसला ईरान का ख़त्म होता है, जो कि ईरान का भी जो मसला है वो ईरान का मसला नहीं है, आपको मालूम है वो भी फ़लस्तीनी मसला है बुनियादी तौर पे। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, और वो मैं तो हमेशा कहता हूं कि बोर्ड ऑफ पीस इज सीकिंग पीस इटसेल्फ। वो उस गरीब को तो खुद अमन हासिल नहीं हो रहा, तो वो कैसे मसले को हल करेगा। लेकिन इसके चांसेस बिल्कुल हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका अगर सीरियस है तो बाकी कंट्रीज, आपको मालूम है कि 150 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जो एक लिहाज से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। वो तो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाके एक उसकी मेंबरशिप का मसला है और उसकी एक ज़मीन का मसला है। वेस्ट बैंक हो या गाज़ा हो, अभी वहाँ पे एक फ़लस्तीनी रियासत बिल्कुल कायम हो सकती है। अब वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी, कैसे होगी, तो इसका तो फैसला बाद में होगा। लेकिन ये 2 स्टेट सॉल्यूशंस का एक ऑप्शन है, और मेरी नज़र में, मैं अपने साथी पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली अगर आपने लास्टिंग पीस, अगर आपने यानी हमेशा के लिए वहाँ पे अमन कायम करना है, अगर फ़लस्तीन ने भी, अगर इजराइल ने भी सुकून से रहना है, जो कि उसके चांसेस बड़े कम लगते हैं, क्योंकि उनकी जो वो हमेशा कहते हैं ग्रेटर इजराइल पॉलिसी है, वो कहीं आड़े आ जाती है। लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर उनका कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, वो अमन से नहीं रह सकते। और बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जब कहता है कि हमारे अगर हम ना होते तो इजराइल ना होता, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली फ़लस्तीनी रियासत को कहीं ना कहीं अहमियत देनी पड़ेगी और फ़लस्तीनी रियासत को वजूद में लाना पड़ेगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, तभी जाके वहाँ पे अमन कायम हो सकता है। ब्रेक पे जाना है बेग साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। और मैं, आप जो बात कह रहे थे कि इजराइल को ने अगर अमन से रहना, तो मैं एक वो हमारा पाकिस्तान में एक मुहावरा चलता है कि वैशी को सुकून से क्या मतलब, तो वो वैशी हैं, उन्हें सुकून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाज़रीन, बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वक्त न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।